वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण पर्सनों को जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो 25 महत्वपूर्ण पर्सन है ये वन लाइनर के रूप में, तो आप हर पर्सन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो ये 25 महत्वपूर्ण पर्सन है इसमें जीके और जीएस दोनों का मिक्सर है, तो आप इन हर पर्सनों को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने अभी जो दंडी अभियान कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने दंडी अभियान को कब शुरू किया था? तो ये जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था ये किया गया था 12 मार्च 1930 को। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। अच्छा, इसको शुरू करने के पीछे कारण क्या था? तो देखिए इमेज में समझिए। देखिए ये गांधी जी ने जो है 12 मार्च को जो है जो दंडी अभियान है इसको चलाया, ठीक है। और इसको चलाने के बाद क्या करा गया था? इसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। किसको तोड़ा गया था? नमक कानून को। अब ध्यान से समझिए। देखिए गांधी जी ने दंडी मार्च का आह्वान किया था, ठीक है। वही इसकी जो शुरुआत है वो 12 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया 12 मार्च 1930 को हुई थी। 12 मार्च 1930 को हुई थी, लेकिन 6 अप्रैल को यह यात्रा डंडी पहुंची थी। कहां पहुंची थी? डंडी पहुंची थी, इसलिए डंडी अभियान को कहा गया। इसी दिन यानी कि सुबह 12 मार्च यानी कि जब 6 अप्रैल को डंडी पहुंचे गांधी जी, तो उन्होंने सुबह 6:30 बजे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों का बनाया गया जो नमक कानून था उसको तोड़ा गया था। किसको तोड़ा गया था? अंग्रेजों का बनाया गया नमक कानून को तोड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा क्यों हुआ था, क्या तोड़ा गया था और कब वहां पर पहुंचे थे, ये मैंने आपको सब बता दिया। तो 12 मार्च 1930 डेट को आप रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अभी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य किसकी स्थापना करना है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ये किसकी स्थापना करना है भारतीय संविधान के हिसाब से? तो ये जो स्थापना करना है ये किस चीज की? तो ये लोक कल्याणकारी राज्य बनना है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य का जो है स्थापना करना है। किसका उद्देश्य है? ये नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। अब ध्यान से समझिए, नीति निर्देशक तत्व ये कौन से भाग में है? ये भाग 4 में रखे गए हैं। कौन से रखे गए? भाग 4 में इनको रखा गया है। सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि कर कर ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। यही जो है इसका उद्देश्य होता है। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है ना कि क्या हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। और इसीलिए जो है अनुच्छेद भाग जो 4 में ये नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया और इनकी स्थापना क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका जो है उद्देश्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाके क्यों फट जाता है? तो बताइए भाई, हवा हाइड्रोजन से भरा हुआ जो रबर का गुब्बारा होता है वो वायु में ऊपर जाते ही क्यों फट जाता है? क्योंकि देखिए उसके फटने के पीछे का कारण क्या होता है? उसके जो फटने के पीछे का कारण होता है वो वायु दबाव घट जाता है। यानी कि देखिए हम जितना भी ऊपर जाते हैं उससे क्या होता है, जितना भी आप ऊपर जाएंगे जो वायु का दबाव होता है वो घटता चला जाता है, यानी कि एयर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है ना। तो इसीलिए जब रबड़ का गुब्बारा जितना ऊपर जाता रहता है वो उतना ही उसमें जो है दबाव बढ़ता है, जिसके कारण वो फट जाता है। तो याद रखिएगा वायु का दबाव घट जाता है जो है, इसलिए वो जो रबड़ का गुब्बारा होता है वो फट जाता है, जो कि हाइड्रोजन से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंध रखती है? तो बताइए कौन सी अनुसूची रखती है? तो ये रखती है 11वीं अनुसूची। कौन सी रखती है? 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायती राज से संबंध रखती है। अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए भाग 9 में जो है, किसमें? भाग 9 में जो है पंचायती नामक शीर्ष के तहत अनुच्छेद 243, कौन सा अनुच्छेद इसमें है? 243 है, ठीक है। 243 से 243 अणा तक पंचायती राज से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। किसमें? 9वीं भाग 9 में से लेकर 243 से लेकर 243 अणा तक पंचायती राज से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसे संशोधन ही द्वारा, इसका जब संशोधन हुआ था तो तभी संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। किसको जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके तहत पंचायतों की कुल 29 विषय दिए गए थे। कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय दिए गए थे काम करने के लिए, ये अधिकार दिए गए थे। तो याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, तो ध्यान से समझिए 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चलाया गया था? बताइए, रुपये का सिक्का पहली बार भारत में जो है किसके शासनकाल में ये चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था वो किसके शासनकाल में चलाया गया था? ये चलाया गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कब चलाया गया था? शेरशाह सूरी के शासन। सबसे पहले ये बताइए शेरशाह सूरी का शासनकाल कब था? तो
1540। कब तक था? 1540 से लेकर 45 तक जो था ये दौर चला, मतलब शेरशाह सूरी ने जो है भारत में अपना शासन चलाया था। ठीक है, रुपया शब्द का सबसे पहले प्रयोग शेरशाह सूरी ने ही किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आप देखिए, शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया था वह एक चांदी का सिक्का था। क्या था? एक चांदी का सिक्का था। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक है, और इसका वजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका वजन कितना था? 178। कितना? 178 ग्रेन था। ध्यान रखिएगा, कितना ग्रेन। अगर ग्राम में पूछेगा तो 11.534 ग्राम था। ठीक है, वैसे ग्रेन बोला जाता है, 178 वजन ग्रेन था उस समय, लेकिन अगर ग्राम में पूछता है तो 11.534 कितना ग्राम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस दिन होती है? बताइए, पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो किस दिन होती है? तो देखिए, पृथ्वी और सूरज के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। इमेज में समझिए अब आप। देखिए, जो 4 जुलाई को होता है, यहाँ पे ढंग से समझिएगा। देखिए, सूरज जो होता है मैक्सिमम यहाँ पर होता है, सॉरी, पृथ्वी जो होता है मैक्सिमम यहाँ पर होता है, जो कि सूरज से कितना दूर होता है? 1.47.1 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। लेकिन जब 4 जुलाई आता है तो वो उसकी जो दूरी हो जाती है वो 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। यानी कि एवरेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो 14.96 जो करोड़ किलोमीटर की दूरी उस समय बढ़ जाती है। अब ध्यान से एक बार और चीज को समझिए। देखिए, देखिए ध्यान से समझिए। उपसर्ग की स्थिति, यानी कि जो 12 उपसर्गों की स्थिति में 3 जनवरी को होता है। ठीक है, वहीं इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 14.70 किलो जो करोड़ मीटर होती है। वहीं जो अभी की हम जो बात कर रहे हैं 4 जुलाई की, ये 14 उपसर्ग को स्थिति में होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई जो है इस दिन जो होता है सबसे ज्यादा दूरी जो होती है वो होती है किसकी? पृथ्वी और सूरज की। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी गाड़ी, जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो बताइए, जो चाबी भरी घड़ी होती है इसमें कौन सी ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो होती है वो कौन सी होती है? स्थित ऊर्जा जो होती है इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है? स्थित ऊर्जा जो है इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? बताइए भाई, कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? चलिए बताइए क्या था। तो इसको जो वापस लेने का मुख्य कारण था, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो वापस लिया गया, वो क्यों लिया गया था? क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था। कौन सा हुआ था? चोरा चोरी कांड। अब ध्यान से समझिएगा ये है क्या। देखिए, इसी दौरान क्या हुआ था, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में एक चोरा चोरी पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी थी। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना अहिंसा मतलब जो है अपना आराम से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने जो है इनको धमकाया, इनको भगाने की कोशिश करी। तो जो वहां पर जो लोग जो किसान वहां पर जो आंदोलन कर रहे थे वो थोड़ा जो है गुस्से में आ गए और उन्होंने क्या कर दिया, वहां पे जो पुलिस था, उन पुलिस के उस थाने के अंदर जो थे 22 पुलिसकर्मी थे, जिनको उन्होंने उस समय जो है जला डाला, मार दिया उनको वहां पर। ठीक है, और इसीलिए गांधी जी को इससे बहुत आहत पहुंची और उन्होंने क्या करा, जो असहयोग आंदोलन उन्होंने बहुत ही तेजी से उस समय चल रहा था और ये बोला जा रहा था कि आजादी जो है उसी समय मिल जाती। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने जो है उसको वापिस ले लिया उसी समय, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कोई भी लोग गुस्से से या अपने गलत ढंग से जो है इस आंदोलन को चलाएं। तो इसी के दौरान जो है वो वापस ले लिया गया। तो इसका जो मुख्य कारण था वो यही था कि चोरा चोरी कांड हो गया था। ठीक है, कब हुआ? 1922 में हुआ। याद रखने की ट्रिक देखिए, 1922 में 22 लोगों को जो है पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए, ऋग्वेद जो ऋग्वेदिक काल था उसमें उसमें पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बताइए क्या था मुख्य व्यवसाय, मतलब क्या करते थे वो? तो पशुपालन, यानी कि पशुपालन को करा करते थे और इसी से जो है वो अपना गुजारा किया करते। तो पशुपालन जो था वो सबसे बड़ा जो था मुख्य व्यवसाय था किनका? ऋग्वेद काल में। अच्छा, अब बात करते हैं ऋग्वेद काल कब से कब तक चला, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, देखिए यहाँ पर ऋग्वेद काल जो था ये 1500 से, कब से? 1500 ईसा ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था। कब तक चला था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला था। देखिए, अब कुछ लोगों का कहना है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया में बैक्ट्रिया था। ये किसने कहा था कि मध्य एशिया में आर्यों का जो था मूल स्थान था? ये कहा था मैक्स मुलर ने। किसने कहा था? मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया था। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि
किसके द्वारा ये कहा गया था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य, यानी कि जो आर्यन थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब के अनुसार था। बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था कि जो आर्यन थे वो उत्तर ध्रुव से आए थे। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो पशुपालन इसका जो मुख्य व्यवसाय, आंसर बिल्कुल इसका पशुपालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? बताइए किसके कारण होता है कि जो वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है? तो बताइए किसके कारण होता है? तो ये जो होता है ये होता है सतही तनाव के कारण। किसके कारण होता है? जो सतही तनाव होता है उसके कारण जो होता है, जो वर्षा की जो बूंदे होती है वो गोलाकार होती है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब बादलों से पानी स्वतंत्र रूप से गिरता है, ठीक है, तो जब नीचे आता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, वो गोल आकार की बिंदु जो बूंद के रूप में जो है वो ले लेता है। ठीक है, किसके कारण ले लेता है? बूंद के रूप में, जो बिंदु के गोल बिंदु के रूप में वो ले लेता है। इसके अलावा हर द्रव की सतह पर एक बल कार्य करता है जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसी पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, जो द्रव होता है ना उसकी सतह कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्योंकि गोलाकार आकार का क्षेत्रफल अन्य किसी भी आकार की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल होती है, और जब वो सतह पर गिरती है तो वो सतह जो सतही तनाव के कारण जो होता है वो गोलाकार में बदल जाता है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, तो आंसर सतही तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण ये किससे होता है? तो ये जो होता है वो होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से जो है शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा राज्य है? तो नदियों के अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित ये कौन सा राज्य है? तो ये है असम। जो असम है वो नदियों के अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है भारत का। ठीक है, लाल मिट्टी में किस चीज की मात्रा अधिकतम होती है? तो लाल मिट्टी जो होता है उसमें किस चीज की मात्रा सबसे अधिकतम होती है? बताइए लाल मिट्टी में किस चीज की मात्रा सबसे अधिकतम होती है? तो ये होती है सिलिका और आयरन की। किसकी? सिलिका और आयरन जो होता है ये लाल मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हिंद किस जनता, हिंद मतलब यहाँ पे भारत की बात करी जा रही है। ठीक है, हिंद शब्द का जो प्रयोग है वो भारत से है। संदर्भ में हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग था ये किसने किया था? ये किया गया था अरबों ने। किसने किया था? अरबों के द्वारा ये किया गया था। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए हिंद शब्द का प्रथम बार प्रयोग, हिंद, ये लोग जो थे यानी कि अरबी लोग जो थे, ये सा को, जो सा शब्द होता है ना उसको हा पढ़ते थे, यानी कि सा शब्द को क्या पढ़ते थे? हा पढ़ते थे। ठीक है, जैसे कि ये बोलना सिंधु चाहते थे लेकिन इन्होंने बोला क्या? हिंदू बोला। क्या बोला? सिंधु बोलना चाहते थे लेकिन बोला इन्होंने हिंदू। ठीक है, इसीलिए अलबरूनी जो था, अलबरूनी कौन था? मोहम्मद गोरी के टाइम पर आया था अलबरूनी। ठीक है, मोहम्मद गोरी लेकर आया था उसको। तो उसकी जो किताब है किताब अल हिंद, लिखना वो चाहता था किताब अल सिंध, मतलब जो उसका मतलब है वो यही है कि किताब अल सिंध, लेकिन उसने जो ये सा को हा पढ़ते थे उसके कारण किताब क्या हो गई? किताब अल हिंद हो गई। तो भारत के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अरबों ने इस शब्द को सबसे पहले यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए भाई, पका हुआ जो आम होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पके हुए आम में जो है विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन ए जो होता है ये पके हुए आम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के, जो गुप्त शासकों ने जारी किए हैं चांदी के सिक्के, वो क्या कहलाते हैं? बताइए, गुप्त शासक के द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के थे वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं रूपक। क्या कहलाते हैं? रूपक कहलाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्त शासक ने जो अपने चांदी के सिक्के जारी किए थे उन्हें रूपक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, छठी शताब्दी में जो है प्रारंभिक भारत के प्रारंभिक जो भारत था उसमें सर्वाधिक यानी कि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? बताइए कौन सा था? तो ये था मगध। कौन सा था? मगध जो था सबसे शक्तिशाली था। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में ये तो नहीं है कि मगध ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा या मगध ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, कुछ तो कारण होगा कि मगध इतना शक्तिशाली था। तो ध्यान से समझिए। देखिए 16 महाजनों के अन्य राज्यों में शक्तिशाली होने का मुख्य कारण जो था वो ये था कि यहाँ की यानी कि मगध की जो है भौगोलिक दशाएं बहुत ही परफेक्ट थी, बहुत ही ज्यादा विकसित थी। क्या थी? भौगोलिक दशाएं बहुत ही ज्यादा परफेक्ट थी, बहुत ज्यादा विकसित थी। इसी के अंतर्गत जो यहाँ पर सुगज्ञ एवं महाकक्षी जो यहाँ पर राजा हुआ करते थे ना, यह
ऐसे समझिए आप, जो यहाँ पर राजा हुआ करते थे उनका नेतृत्व में मगध शक्तिशाली होने का कारण था, यानी कि यहाँ के राजा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही धनी व्यक्ति थे उस समय, ठीक है। तो और भी महाजन थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो इसका महत्वपूर्ण कारण है वो दो ही है। एक तो राजा बड़े ज्यादा नेतृत्व रखते थे अपने मगध में, अच्छी तरीके से वहां पर व्यवस्था कर रखी थी। दूसरा, भौगोलिक दशाएं बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर विकसित थी। क्या थी? भौगोलिक दशाएं बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मगध जो था सब सार्वजनिक शक्तिशाली राज्य रहा 16 महाजन पदों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों? बताइए भाई, कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो देखिए, इसका होने का जो कारण है वो यही है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है वो कम होता है। घर्षण मतलब फ्रैक्शनल, जो फ्रैक्शनल फोर्स होता है वो कम होता है। ध्यान से समझिएगा, जब हम सड़क पर चलते हैं तो एक घर्षण बल होता है वो लगता है, ठीक है। और यही घर्षण बल अगर ना हो, मान लीजिए अगर नहीं होता है, हम धरती पर चलते हैं अगर नहीं हो, मान लीजिए सड़क पर अगर वो घर्षण ही ना हो, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? हम लोग फिसल जाएंगे, ठीक है। हम अपनी अपनी जो हम चल पाते हैं वो उस स्थिति में चल ही नहीं पाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी अगर आप जमीन पर तेल गिरा देते हैं तो वहां पर क्या होता है? फिसलन हो जाती है ना। वो फिसलन होने का कारण यही है क्योंकि घर्षण जो होता है, घर्षण बल जो होता है वो बिल्कुल, वहां पर फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और यही होता है बर्फ में। बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है, या आप ये भी कह सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि फिसलन ही होती है, एक तरीके से पानी होता है वो, ठीक है। तो उसमें जो है गिरने का जो है बहुत ज्यादा डर रहता है। अगर देखिए घर्षण ना हो, मान लीजिए घर्षण होता ही नहीं, ठीक है, तो गाड़ी के जो पहिए मुड़ते हैं, गाड़ी मुड़ने से पहले ही गिर जाती, ठीक है। क्यों नहीं गिरती? ठीक है, इसलिए नहीं गिरती क्योंकि गाड़ी जो है घर्षण के अनुसार जो है अपने को मोड़ लेती है, और जबकि इंसान जो है, जो मनुष्य उसके अंदर बैठा होता है, वो अपने आप को नहीं मोड़ पाता, इसलिए उसको धक्का लगता है। तो यही कारण होता है कि बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है। तो याद रखिएगा, सड़क पर चलने के अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन क्यों है, ये मैंने आपको समझा दिया, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याणी मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम जो ये क्वेश्चन है वो यूपीएससी लेवल का है, तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, किस राज्य में था ऐसा जो कल्याणी मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो देखिए, ये जो था वो विजयनगर का था, ठीक है। किसका था? विजयनगर का जो था ये अभिलक्षण था। तो आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी लेवल का है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य कला की हर विधा का पोषक रहा है। क्या रहा है? हर विधा का पोषक रहा है। यहाँ चाहे आप बात करो संगीत की, चाहे बात करो साहित्य की या स्थापत्य, सभी क्षेत्रों में इस शासनकाल दौरान जो उल्लेखनीय विकास हुआ ना, वो बहुत तेजी से हुआ है। यहाँ पर द्रविड़ कला के अंतर्गत गणना किए जाने के बावजूद यह कहा जा सकता है कि विजयनगर में जो है मंदिर वास्तुकला में कई नए तत्व जोड़े गए थे। किसमें? द्रविड़ कला के अंतर्गत गणना करने के बाद भी ये कहा जाता था कि विजयनगर में मंदिर वास्तुकला थी उसमें कई नए तत्वों को जोड़ा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलन में आया था, जिसका नाम क्या था? देखिए, मैंने यहाँ रेड लाइन से, जो रेड से उसको अंडरलाइन कर रखा है, कल्याणी मंडप। कल्याणी मंडप कहा गया था। यह गर्भगृह के बंगाल में एक खुला प्रगण होता था, ठीक है, एक गर्भगृह की तरह बनाया हुआ था, जिसमें देवी देवताओं के संबंधित समारोह एवं विवाह उत्सव आदि आयोजित किए जाते थे। तो ये कहाँ था? ये विजयनगर में था। ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स जो ये क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य ये किसकी रचना है? बताइए, ये किसकी रचना है? तो ये है पतंजलि की रचना है। तो याद रखिएगा, जो महाभाष्य है वो पतंजलि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था? तो बताइए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा था? तो ये अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, यानी कि महेंद्रा और संघमित्रा को भेजा गया था। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई, उसके बाद जो हुआ, सम्राट अशोक के पूर्व अरिंद महेंद्र और वहीं उसकी पुत्री थी संघमित्रा, उन्होंने बौद्ध धर्म संदेश लेकर वो श्रीलंका गए, ठीक है। अपने साथ बौद्ध वृक्ष की शाखा भी लेकर गए थे, और उन्होंने श्रीलंका में उस वक्त के राजा हुआ करते थे देवनाम प्रिय। कौन था? देवनाम प्रिय वहां के राजा हुआ करते थे, उन्हें ये जो वृक्ष वो लेकर गए थे वो दिया था, और वहां पर कुछ मंदिरों का निर्माण भी उस समय करवाया गया था। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बोले वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने किसको श्रीलंका भेजा? एक तो महेंद्रा और दूसरा संघमित्रा, यानी कि एक उसका पुत्र और एक उसकी पुत्री थी, इनको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो बताइए भाई, किस गवर्नर जनरल ने किया था? इसका आंसर तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो विच गवर्नर जनरल जो है अभी इम्प्लीमेंट द परमानेंट द सेटलमेंट इन बंगाल, तो किसके द्वारा किया गया था ये? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवेल्स। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवेल्स जो थे, इनके द्वारा, कॉर्नवेल्स के द्वारा जो है
स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो ध्यान से सुनिएगा। स्थायी बंदोबस्त भी आ सकता है एग्जाम में, और आ सकता है स्तंभरारी बंदोबस्त भी आ सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूल से संबंधित एक ये जो था, ये कानून था, जो कि उस समय सहमति समझौते तथा जिसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इसको स्टार्ट करा गया था। और ये कब करा गया था, ध्यान से समझिएगा, डेट को ध्यान से समझिएगा। ये किया गया था 22 मार्च को। कब, 22 मार्च 1793 में, ठीक है, 1793 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक कौन था? तो बताइए, जब अकबर नाबालिग था तो उसका अभिभावक कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है बेरम खान। क्या आंसर है? बेरम खान जो था उसका अभिभावक था। देखिए, अभिभावक का मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि उसका सेनापति भी कह सकते हैं, या उसका जो है गार्डियन भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है, जैसे इंग्लिश में यहाँ गार्डियन दिया हुआ है, तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेरम खान जो था उनका सेनापति, रिश्तेदार और अब्दुल रहीम खाना खाना का पिता था। किसका? अब्दुल रहीम खान खाना का पिता था। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो अकबर का सेनापति था बेरम खान, वो किसका पिता था? देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो अब्दुल रहीम खाना खाना का पिता था। बेरम खान हुमायूं का दोस्त और उसके पुत्र नाबालिग अकबर का संरक्षक था। यह बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। बेरम खान इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो बताइए, कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, ये वसा में जो है बहुत अच्छी मात्रा में इसको घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सार्वधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो बताइए, सबसे ज्यादा जो चर्चा करी गई है, किस नदी की सबसे ज्यादा चर्चा करी गई है आरंभिक वैदिक साहित्यों में? तो ये जो चर्चा की गई है वो की गई है किसकी? तो ये की गई है सिंधु नदी की। तो ऑप्शन, सॉरी, जो आंसर है वो सिंधु बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो सिंधु नदी की जो है सबसे ज्यादा जो है वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है सिंधु नदी की। देखिए, फर्स्ट पे सिंधु नदी है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पे सिंधु नदी को आप फर्स्ट पे सिंधु नदी है, सेकंड पर जो है गंगा है, थर्ड पर सरस्वती है, और फोर्थ पर कौन है? सतुंदरी। कौन है? सतुंदरी। अच्छा, सबसे पवित्र कौन सी है? सबसे पवित्र नदी इसमें कौन सी बताई गई? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका, ठीक है। तो ये है आज के 25% महत्वपूर्ण पर्सन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और ऑलमोस्ट आप आधे से ज्यादा क्वेश्चनों के आंसर जानते होंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स को डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलती है, और ये आज से न्यू क्लास स्टार्ट हुई है आप लोगों के लिए, तो इसको भी आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, जैसे आप करंट अफेयर्स की वीडियो को देते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए, और 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंस है, चाहे आप वो कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी को छोड़ के, ठीक है। सारे एग्जाम जो भी एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, जो भी पुलिस के एग्जाम होते हैं सारे, ठीक है, चाहे आपके पटवारी के जो भी एग्जाम होते हैं जिनमें क्वेश्चन जीके जीएस आती है, ठीक है, जो एक स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी की मत ले जाइएगा, ठीक है। यूपीएससी के जो है इस 25 क्वेश्चनों में से 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी के भी थे, तो जो यूपीएससी के हैं तैयारी करने वाले वो समझ गए होंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।